Now we will discuss today multi-range voltmeter, ammeter and ohm meters. इससे पहले हमने एमीटर, वोल्टमीटर और ओम मीटर ये कैसे काम करते हैं, ये इन सर्किट्स को हमने बड़ा डिटेल में एनालाइज किया क्लास के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि मल्टी रेंज वोल्टमीटर हम कैसे बनाएंगे। मल्टी रेंज का मतलब ये है कि आपके पास वोल्टमीटर एक फिक्स्ड रेंज का ना हो, यानी आपके पास मिसाल के तौर पे अगर 10 वोल्ट तक का वोल्टमीटर है तो आप उसमें एक सिलेक्टर स्विच लगा के उस 10 वोल्ट वाले वोल्टमीटर को आप जो है 50 वोल्ट और 100 वोल्ट्स पे भी चला सकें। यानी मल्टी रेंज आप वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे। The range of the basic DC voltmeter can be extended by using number of multipliers and a selector switch। ठीक है, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स एंड और सिलेक्टर स्विच आपको लगाना होगा। सिलेक्टर स्विच, ये वाला जो सिलेक्टर स्विच है ये आपको इसमें लगाना होगा। सच अ मीटर इज कॉल्ड मल्टी रेंज वोल्ट मीटर एंड इज शोन बिलो। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि मीटर के साथ एक सीरीज़ की रेजिस्टेंस जो है वो, जिसको हम सीरीज़ रेजिस्टेंस या मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो लगाते हैं सीरीज़ के अंदर। तो अब इसमें क्या है कि बहुत सारी जो है वो रेजिस्टेंसेस जो हैं वो आप इसमें यूज़ करेंगे। द रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4 आर द 4 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंसेस। इसमें R1, R2, R3, R4 4 डिफरेंट वैल्यूज़ की रेजिस्टेंस होंगी इस सर्किट के अंदर। इसकी एक और वर्जन भी है, वो उससे आगे हम देखते हैं। इस वर्जन में R1, R2, R3, R4 डिफरेंट वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस हैं, जो जिससे आपका वोल्ट मीटर की रेंज डिसाइड होती है। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद द मीटर दे कैन गिव 4 डिफरेंट वोल्टेज रेंजेस एज V1, V2, V3 एंड V4। द selector switch S is a multi-position switch by which the required multiplier can be selected in the circuit. The mathematical analysis of the basic DC voltmeter is equally applicable for such multi-range voltmeter। तो हमने ये देखा था कि किस तरह से हम इसको निकालते हैं। R1 कैसे निकालेंगे हम, V1 ओवर आई एम माइनस आर है। V1 ओवर आई एम क्या है, टोटल वोल्टेज रेंज डिवाइडेड बाय करंट, दैट गिव्स यू टोटल रेजिस्टेंस। यानी टोटल रेजिस्टेंस में से आप माइनस करें आपकी आर एम को, तो वो आपकी R1 आ जाएगी। तो ये वोल्ट मीटर के एनालिसिस में हमने इक्वेशन की थी। बेसिक सर्किट एनालिसिस है बेसिकली ये कि आप एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक आर एम है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज अगर आपका V है, ठीक है, तो इसके V है तो करंट आपका एक कांस्टेंट होगा जो दोनों रेजिस्टेंस में जाएगा। तो V ओवर आई आप करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, उसमें से आप ये माइनस कर दें आर एम, तो आपकी R आ जाएगी। तो R1 इज इक्वल टू V1 ओवर आई एम माइनस आर एम। इसी तरीके से R2 इज इक्वल टू V2 ओवर आई एम माइनस आर एम। तो ये आपकी डिफरेंट जो है वो रेजिस्टेंस आप लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर V1, V2, V3, V4। अच्छा, अब जो प्रैक्टिकली होता है, प्रैक्टिकली इस तरह का वोल्टमीटर का नॉर्मली सर्किट होता है कि RN, उसके साथ एक रेजिस्टेंस R4, फिर R3, R2, R1। पहले आप टैप यहाँ से लेंगे, ये एक टैप इसको कहने हैं, इसको पॉइंट करने हैं आप। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है रेंज का, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट। जब आप यहाँ से ले रहे हैं तो आपकी सर्किट में रेजिस्टेंस सिर्फ R4 होगी। जब आप यहाँ से लेंगे तो सर्किट में रेजिस्टेंस आपकी R3 प्लस R4 होगी। अगर आप पॉइंट यहाँ से लेंगे सर्किट का तो R2 प्लस R3 प्लस R4 होगी। और अगर आप यहाँ से लेंगे जिसमें आपका जो है वो इस जगह से लेंगे सबसे एंड से, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 आपकी टोटल उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, मोर प्रैक्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मल्टीप्लाई रेजिस्टेंसेस इज शोन इन फिगर 2। इन दिस अरेंजमेंट मल्टीप्लायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज स्ट्रिंग। The connections are brought out from the junctions of the resistances. The selector switch is used to select the required voltage range। अब यहाँ पे सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, V4 पे रख सकते हैं आप, V3 पे रख सकते हैं, V2 पे रख सकते हैं, V1 पे रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसकी रेंज कब होगी, जब V1 पे आपका सिलेक्टर स्विच होगा। आप V2 पे होगा तो रेंज थोड़ी कम हो जाएगी, V3 पे उससे कम हो जाएगी, V4 पे सबसे कम हो जाएगी। The selector switch S is at position V1, R1 plus R2 plus R3 plus R4 acts as a multiply resistor. While the switch is at position V4, then the resistance R4 only acts as multiply resistance. The V4 is the lowest voltage range while V1 is the maximum voltage range. The multiply resistance can be calculated as, in V4 position the multiply resistance R4, तो क्या होगी R4, it will be the total resistance of the circuit क्या होगी RT V over I, V over I। तो V4 ओवर IM टोटल रेजिस्टेंस आ गई आपकी RT, उसमें से आप माइनस कर दें RM, तो ये आपकी आ जाएगी R4 की वैल्यू। अच्छा, अगर आप यहाँ से लें, इस जगह से लें इसकी आउटपुट, तो उस सूरत में आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी, टोटल रेजिस्टेंस, उसमें क्या होगा कि उसमें ये तीनों रेजिस्टेंस ऐड हो रही होंगी।
तो उसमें R4 पे कैसे निकलेगा, R4 विल बी इक्वल टू R2 माइनस Rn प्लस R3, RT will be equal to यानी V3 पोजीशन के ऊपर द मल्टीप्लायर इज R3 प्लस R4, तो RT इज इक्वल टू V3 ओवर IM, ठीक है, V3 ओवर IM, तो R3 प्लस R4 इज इक्वल टू RT माइनस RM, तो R3 विल बी इक्वल टू RT माइनस RM प्लस R4। अच्छा जी, इन पोजीशन V2 की मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस क्या होगी, R2 प्लस R3 प्लस R4, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी जी, V2 ओवर IM, और फिर उसके बाद R2 प्लस R3 प्लस RM4 दैट विल बी इक्वल टू RT माइनस RM, तो R2 विल बी इक्वल टू RT माइनस RM प्लस R3 प्लस R। इसी तरीके से आपका V1 पोजीशन आ जाएगी कि V1 पोजीशन के अंदर बेसिकली इस पोजीशन के ऊपर क्या होगा कि इसमें ये सारी रेजिस्टेंसेस जो है वो ऐड अप हो जाती हैं, तो अगर आपने ये निकालनी है तो आपको टोटल रेजिस्टेंस में से ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पे अगर निकालनी है तो टोटल रेजिस्टेंस में से इन दोनों को निकालना पड़ेगा। तो और अगर आपने ये वाली फाइंड करनी है तो टोटल रेजिस्टेंस में से आपको इन दोनों को निकालना पड़ेगा, और अगर आपने ये वाली फाइंड करनी है तो टोटल रेजिस्टेंस में से आपको इन तीनों को निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपने जो है ये वाली फाइंड करनी है तो टोटल रेजिस्टेंस में से आपको इन सबको निकालना पड़ेगा। ये बेसिकली इसका थीम है कि R2 इज इक्वल टू R2 माइनस RM प्लस R3 प्लस R4, और R1 विल बी इक्वल टू RT माइनस RM प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। तो इस तरह से हम एक मल्टी रेंज वोल्ट मीटर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो यूजिंग द इक्वेशंस 1, 2, 3 and 4 multipliers can be designed. The advantage of this arrangement is that multiplier except R4 have standard resistance values and can be obtained commercially on CN tolerances. The first resistance R4 only is the resistance having a special value and must be manufactured specially to meet the सर्किट रिक्वायरमेंट्स, यानी R4 फिर आपकी जो मेन बेस रेजिस्टेंस हो जाएगी वो मेन आपकी R4 हो जाएगी ये वाली, जिसको आपको खुद से डिज़ाइन करवाना पड़ेगा, बाकी आपको कमर्शियली मार्केट में मिल जाती है। तो ये वाला जो सर्किट है ये है ज़रा इंपॉर्टेंट सर्किट जो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर्स के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक सिंपल वोल्ट मीटर को हम मल्टीपल रेंज वाले जो मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है उसमें कैसे चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एम मीटर्स के ऊपर। अब एम मीटर में आपको पता है कि आप क्या करते हो कि RM जो होती है गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसके साथ शंट में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको R शंट आप बोलते हैं। तो अब इसमें अगर मल्टी रेंज का वोल्ट आपने एम मीटर बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, आप 4 शंट जैसे 4 रेंज इसकी R1 R2 R3 R4 एक शंट लगाएं, 4 शंट डिफरेंट वैल्यूज़ की लगाएं, और साथ में एक सिलेक्टर स्विच जो है वो यूज़ करें कि अगर आपका सिलेक्टर स्विच R1 पे है तो उसकी रेंज R1 के अकॉर्डिंग होगी, और अगर वो R2 पे है तो रेंज R2 के अकॉर्डिंग होगी, R3 पे है तो उसकी रेंज R3 के अकॉर्डिंग होगी, और अगर R4 पे है तो उसकी रेंज R4 की होगी। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको स्विच का कॉन्सेप्ट है, मेक बिफोर ब्रेक और ब्रेक बिफोर मेक। ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। The range of the basic DC ammeter can be extended by using number of shunts and a selector switch. Such ammeter is called a multi-range ammeter and is shown in figure 1. R1, R2, R3 and 4 are 4 shunts. When connected in parallel with the meter, they can give 4 different ranges, I1, I2, I3 and I4. The selector switch S is a multi-position switch having a low contact resistance and high current capacity. The make before break type switch is used for range changing. अब ये क्या बात कर रहा है, मेक बिफोर ब्रेक, यानी आपने इसकी पोजीशन जब चेंज करनी है, देखें जब इसकी पोजीशन चेंज होगी तो ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक, और ये कॉन्टैक्ट अभी मेक नहीं हुआ होगा, तो क्या होगा कि जो इतना हाई करंट फ्लो हो रहा है वो सारा इधर से गुजर जाएगा फिर मीटर से, तो ये आपके मीटर को डैमेज कर देगा। तो स्विच इस तरह का होना चाहिए, ये दो तरह के आते हैं, मेक बिफोर ब्रेक और ब्रेक बिफोर मेक। तो ये मेक बिफोर ब्रेक हो, यानी अगर आपने इसको उधर मूव करना है तो पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट बन जाए ताकि उसको पाथ मिल जाए दूसरा, फिर आपने वो ब्रेक हो पिछले कॉन्टैक्ट से, यानी अगला उसका लिंक पहले बन जाए फिर पिछला ब्रेक हो, ठीक है, इसको कहते हैं मेक बिफोर ब्रेक। दूसरा क्या होता है, ब्रेक बिफोर मेक। ब्रेक बिफोर मेक में जो होता है कि अगले बनने से पहले पिछला कॉन्टैक्ट टूटे फिर अगला कॉन्टैक्ट बने। तो ये दो कॉन्टैक्ट की टाइप्स हैं, ये इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इस्तेमाल भी होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेक बिफोर ब्रेक और ब्रेक बिफोर मेक क्या चीज़ है। इफ़ द ऑर्डिनरी स्विच इज़ यूज्ड व्हाइल रेंज changing, the switch remains open and full current passes through the meter. The meter may get damaged, वही बात कर रहा है, due to the high surge current. So make before break switch is used. The design of such switch is so that it makes contact with the next terminal before completely breaking the contact with the previous terminal.
The multi-range ammeters are used for ranges up to 50 ampere. While using the multi-range ammeter, highest range should be used first and current range should be decreased till good upscale reading is obtained. यानी आपने बड़े से शुरू करना है। अगर आपको रेंज का नहीं पता एक वैल्यू की, तो आप हाई से शुरू करेंगे, लो से नहीं शुरू करेंगे, आप हाई से शुरू करें, लो पर आएँ। All the shunts are very precise resistance and hence cost of such multi-range ammeter is high. अच्छा, अब एक एग्जांपल इसका करते हैं कि मल्टी रेंज हम एमीटर कैसे बना सकते हैं। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, क्योंकि इसमें आपने जो है वो अलग-अलग लगी हुई हैं और आपने फार्मूला लगाना है। वो जो सेम फार्मूला था हमने डिज़ाइन किया था इसमें, जब हम इस पर इसको स्टडी कर रहे थे क्लास के अंदर कि शंट एमीटर कैसे, ये कैसे बनाते हैं एमीटर, तो उसमें शंट की वैल्यू कैसे निकालनी है अकॉर्डिंग टू द रेंज, उसका एक फार्मूला हमने डिराइव किया था। IMRM इज इक्वल टू ISRS से। तो डिज़ाइन अ मल्टी रेंज DC मिली एमीटर with a basic meter having a resistance 75 ohm and full scale deflection for the current of 2 milliamp। यानी FSD उसकी कितना है 2 मिली और उसकी मीटर के रेजिस्टेंस कितने 75 ओम। द रिक्वायर्ड रेंजेस आर, जो रिक्वायर्ड रेंज है आपको एमीटर की वो क्या क्या है, 10 मिली का, 50 मिली का और 100 मिली का, यानी ये 3 रेंजेस आपने बनाना। द फर्स्ट रेंज इज 0 to 10 मिली। अच्छा, पहले 10 मिली का बनाते हैं। तो आपका जो आई इसमें क्या है, आई करंट आपका आई क्या है 10 मिली का है, तो IM उसमें कितना 2 मिली एंड RM 75। तो R1 यानी पहली जो शंट की वैल्यू क्या होगी, IM और RM ओवर I1 माइनस IM। बेसिकली ये ISH है जो दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमने ड्राइव किया, बड़ा इजी फार्मूला है। तो 2 into 75 over 10 minus 2 that gives you 18.75 ओम। यानी अगर आप 18.75 ओम की शंट लगा दोगे इस 75 के साथ, तो ये आपका एमीटर 10 मिली का, आपका 10 मिली एम्पेयर का ये एमीटर बन जाएगा। अच्छा, अगर इसकी सेकंड रेंज बनानी है 50 मिली एम्पेयर, तो वो कैसे बनाएंगे, IMRM ओवर I2 माइनस IM, 2 into 75 ओवर 50 माइनस 2, तो ये आपकी बन जाएगी 3 minus 1.25। तो उसके बाद थर्ड रेंज पर आते हैं 0 to 100 मिली के, तो I3 कितना है 100 मिली एम्पेयर, R3 कितना IMRM ओवर I3 माइनस IM 1.5। ठीक है, जैसे जैसे आपकी रेंज बढ़ती जा रही है आपकी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जा रही है ताकि ज़्यादा करंट उसमें से पास करे। तो ये आपका मल्टी रेंज एमीटर हो गया। और ये आपका क्या होगा, सिलेक्टर स्विच। मेरे जो जॉब इंटरव्यू था इंडस्ट्री का, उसमें ये सर्किट्स मुझसे बनवाए गए थे, मैंने ये सर्किट उनको बना के दिखाए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ये आना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ ओहम मीटर। अच्छा, इन सीरीज़ ओहम मीटर हमने डिस्कस किए थे कि ये सीरीज़ के होते हैं और शंट टाइप के होते हैं। तो सीरीज़ ओहम मीटर में क्या होगा कि द मेजरिंग रेजिस्टेंस कंपोनेंट और सर्किट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मीटर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड थ्रू द D-R7L मूवमेंट कनेक्टेड इन पैरेलल विद द शंट रेजिस्टर R2। द पैरेलल रेजिस्टेंस R2 is connected in series with the resistance R1 and the battery. The component whose resistance is to be measured is connected in series with the terminals। तो ये सीरीज क्यों है, ये देखें आप, सप्लाई RM और ये R1 एडजस्टिंग के ये सीरीज में लगे। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका डायल कैसे आपने सेलेक्ट करना है। कि डायल इसका देखें, इस पर डायल पे कैसे डायल की मार्किंग करनी है। जब रेजिस्टेंस नहीं होगी तो क्या होगा, जब रेजिस्टेंस नहीं, ओपन सर्किट जब होगा तो ओपन होगा तो करंट ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से ना करंट ही फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे सर्किट ओपन होगा बैटरी से ना, तो ये आपका क्या होगा, मीटर में डिफ्लेक्शन होगी गिलवानों में, बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं, तो वो ज़ीरो पे रहेगा। ये देखें ज़ीरो, तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी मार्क कर देंगे। और अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट सर्किट कर दूं, तो क्या होगा कि मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो करेगा और गैल्वानोमीटर अपनी FSD दे देगा, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। तो ये देखें, तो उस पर ये ज़ीरो, यानी जो एक्सट्रीम्स हैं ज़ीरो, हम इस पर आप राइट पे मार्क करोगे और जो इनफाइनाइट है वो आप लेफ़्ट पे मार्क करोगे। और इन बिटवीन जो भी रेजिस्टेंस होगी, अननोन रेजिस्टेंस, वो इसके इन बिटवीन जो है वो मूवमेंट इसकी होगी। When the value of the unknown resistance is 0, the large current flow through the meter. In this condition, shunt resistance is adjusted until the meter indicates the full load current. For full load current, the pointer deflects towards 0 ohm. When the unknown resistance Rx is removed from the circuit, the resistance of the circuit becomes infinite and no current flow through the circuit. The pointer of the meter deflects towards infinity. This meter shows the infinite resistance at zero current and zero resistance when full branch current flows. When the unknown resistance is connected in series with the circuit, and if the circuit is high, if the resistance is high, then the pointer of the meter deflects towards left, and if the resistance is low, the meter deflects towards right. अब आते हैं शंट टाइप ऑफ मीटर क्या होता है। शंट टाइप में क्या होगा, इन दिस मीटर इन विच द मेजरिंग रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी एज शोन इन द शंट मीटर, इट इज मेनली यूज्ड फॉर मेजरिंग लो वैल्यू रेजिस्टेंस
The circuit diagram for the series ohm shunt ohm meter is shown below. ये देखिए शंट, ये हम पहले डिस्कस किया था हमने लास्ट में, शंट टाइप का जो होता है हमारा ओम मीटर। तो ये देखें, ये शंट टाइप में क्या है कि आपका मीटर के साथ शंट में जो है वो ये लगी हुई है, इसमें शंट टाइप में। सीरीज वाले में क्या था कि सीरीज में बेसिकली इसके साथ द बैटरी बेसिक मीटर आर एम एंड द एडजस्टेबल रेजिस्टेंस आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द शंट ओम मीटर। द अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी व्हेन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, आप इस पर देखें इसकी मार्किंग कैसे करनी है। अगर इस पर कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट ना करें, ओपन सर्किट कर दें, अगर आप ओपन कर देंगे तो देखें फुल करंट आपका मीटर से गुजरेगा। और इस करंट को डैमेज होने से बचाने के लिए आप कहाँ से एडजस्टमेंट करेंगे? R1 से। तो R1 एडजस्टिंग रजिस्टर है आपकी। तो यानी अगर ये ओपन होगी तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा, यानी इसका जो इनफाइनाइट है वो आप राइट पे मार्क करोगे। ये देखें इसका इनफाइनाइट राइट पे मार्क। और इसको अगर आप शॉर्ट कर दो, ठीक है, शॉर्ट करोगे तो सारे के सारे करंट इधर से गुजरेगा, मीटर से करंट नहीं गुजरेगा। करंट की नेचर का आपको पता है, जहाँ से उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगी उसने वहाँ से गुजरना है। तो जैसे आपने शॉर्ट कर दिया इसको तो सारे करंट नहीं यहाँ से गुजरेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको शॉर्ट कर दोगे तो ये आर एम मूव ही नहीं करेगा, ये ज़ीरो पे रहेगा। तो यहाँ पे आप ज़ीरो ओम मार्क कर दोगे। तो ये इसकी मार्किंग है जो कि ऑपोजिट है सीरीज टाइप से। ये इसका इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी, कि आपने इसकी मार्किंग कैसे करनी, जीरो इन्फिनिटी कैसे मार्क करना है। व्हेन द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस इज जीरो द मीटर बिकम्स जीरो and if the resistance becomes infinite, the terminals A and B are open, the current passes through the battery and the pointer shows the full scale deflection towards left. The shunt type ohm meter has a zero mark, no current on the left of the scale and infinity mark on the right of the। अच्छा जी, इसमें जो है अब कहते हैं मल्टी रेंज ओम मीटर। मल्टी रेंज में क्या होता है? द रेंज ऑफ दिस टाइप ओम मीटर इज वेरी हाई, द मीटर हैज एडजस्टेड विच सिलेक्ट्स द रेंज अकॉर्डिंग टू द नीड। अब मल्टी रेंज में क्या होगा कि मीटर है, एडजस्टर है और उसके साथ एक स्विच है, ठीक है, और ये बैटरी लगी हुई है। अब ये मुख्तलिफ एडजस्टिंग रेजिस्टेंसेज हैं जिससे आप इसकी एडजस्टमेंट कर लोगे और आपकी जो डिफ्लेक्शन है वो आप कंट्रोल कर सकते हो इन रेजिस्टेंस के साथ अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। So for example, consider we use the meter for measuring the resistance under 10 ohm. For this, first we have to set the range of 10 ohms. The resistance whose value is used to be measured is connected in parallel with the meter. The magnitude of the resistance is determined through the deflection of the pointer. तो ये इस तरह से आप एक मल्टी रेंज ओम मीटर डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है बड़े इंपॉर्टेंट, वो है रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। रेक्टिफायर का क्या मतलब है कि जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यानी अगर आपके पास एसी मेजरमेंट्स हैं तो उसको आप कैसे करोगे? आप उसको एसी को डीसी बना के उसको मेजर कर लो। तो डेफिनेशन अब क्या है? द इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस द रेक्टिफाइंग एलिमेंट फॉर मेजरिंग द वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट। द रेक्टिफाइंग एलिमेंट कन्वर्ट्स द ऑल्टरनेटिंग करंट टू द डायरेक्ट करंट व्हिच इंडिकेट्स बाय द डीसी रिस्पॉन्सिव मीटर। द पीएमएमसी यूजेस एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी आप रेक्टिफायर के बाद क्या लगा दो, यहाँ पे देखना एसी है, तो पीएमएम से हमने डिस्कस किया था ना कि ये डीसी पे चलता है, तो इस पे एसी को नहीं आप दे सकते। तो अब क्या करोगे? आप रेक्टिफाई कर लो, एसी को डीसी बना दो और वो डीसी आप पीएमएमसी को यूज़ करो। द सेंसिटिविटी ऑफ द रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज हाई एज कम्पेयर टू द मूविंग कॉइल एंड द इलेक्ट्रोडायनामोमीटर। ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रोडायनामिक या इलेक्ट्रोडायनामोमीटर क्या होते हैं। Therefore, it uses for measuring the current and voltage. The circuit arrangement of the rectified instrument shown in the figure below. The device uses 4 diodes. में 4 डायोड यूज़ होते हैं, ये आपको पता है। ये फुल ब्रिज है। हाँ, फुल ब्रिज में क्या होता है? हाफ ब्रिज में एक होता है, फुल ब्रिज में दो भी होते हैं, जिसमें सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो होते हैं। और अगर आपका ट्रांसफार्मर रेगुलर है तो आप 4 डायोड्स यूज़ करते हैं ब्रिज, और इन सब के आपने जो फेस हैं वो राइट को रखने हैं फॉर प्रॉपर सर्किट डायग्राम। द मल्टीप्लायर रेजिस्टर आर एस, ठीक है, ये आर एस आपकी जो है मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस है। ये करंट को लिमिट करने के लिए होगी कि ये डैमेज ना हो जाए आपका पीएमएमसी। इट यूजेस फॉर लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ द करंट सो दैट देयर वैल्यू डज नॉट एक्सटेंड मोर देन द रेटिंग ऑफ द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। अब रेक्टिफाइंग एलिमेंट क्या होते हैं? डायोड। द रेक्टिफाइंग एलिमेंट इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द एसी टू डीसी so that the unidirectional current flows through the PMMC instrument. The copper oxide, selenium cell, germanium and silicon diodes are used for making rectifying element. The rectifying element offers the zero resistance. ये तो आपको पता है डायोड कुछ ना कुछ तो करता है, लेकिन थ्योरेटिकली वो जीरो रेजिस्टेंस होती है ना जब वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है, और जब वो रिवर्स बायस्ड होता है तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, ओपन स्विच थ्योरेटिकली। The rectifying element offers the zero resistance when it is forward biasing and infinite resistance when it is reverse biasing. This property of rectifying element used for the rectification purposes.
करेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ रेक्टिफाइंग एलिमेंट से आपको पता है डायोड वाली करेक्टरिस्टिक है कि आइडियल डायोड क्या होता है जी, यहीं से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और उसके बाद रिवर्स बायस हो जाएगा, नो करंट। लेकिन जो प्रैक्टिकल डायोड होता है उसमें आपको 0.7 वोल्ट के बाद आपको फॉरवर्ड कंडक्ट करंट मिलता है और रिवर्स में आपको थोड़ा सा लीकेज करंट मिलता है। तो ये आपको डायोड वाली प्रॉपर्टी बताई गई है। अच्छा, अब इसके सर्किट भी देख लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, क्योंकि रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर भी क्या होता है कि रेजिस्टेंस लगाते हैं, डायोड होगा और ये पीएमएमसी लगा होगा आपका। तो इसमें जो है आपकी ये जो इनपुट सप्लाई है और आपके पीएमएमसी लगा हुआ है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करेगा, इसका हम देखते हैं। ये देखें, एक ये आपकी सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, और ये इसको हाफ वेव रेक्टिफाई कर देगा। और हाफ वेव रेक्टिफायर का हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसको स्टडी किया हुआ है। इसकी एवरेज जो वैल्यू निकलती है इसकी इस वेव फॉर्म की, ये तो सप्लाई है ना, लेकिन इसकी जो ये नीचे वाली जो वेव है इसकी एवरेज वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी निकलती वी पी ओवर पाई, वी पी ओवर पाई या वी एम ओवर पाई, यानी इसकी आप इंटीग्रेट करें 1/2 से लेकर पाई तक, क्योंकि इसमें ये जीरो है, वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी में टी इक्वल टू ओमेगा टी डी थीटा। अच्छा, तो 1/पाई इंटू वी एम, तो वी एम ओवर पाई इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमें मिलता है, तो इट बिकम्स योर 0.31। अब पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू अगर आपके पास आरएमएस वैल्यू की बने, जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 220 वोल्ट्स दिए जाते हैं, वो आरएमएस होते हैं, ठीक है। उसकी पीक क्या होगी, उसको आपको √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो 314 वोल्ट्स करके कुछ बन जाते हैं अगर आप कैलकुलेट करें उनको प्रिसाइज। तो ये पीक वैल्यू से अगर इसको जो है ये आपकी क्या है, ये पीक वैल्यू है, तो अगर आपने इसको वो करना है आरएमएस के अंदर लेके जाना है, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी कि आप इसको कन्वर्ट करोगे 0.45, ठीक है, इंटू 0.45 में इसकी ये वैल्यू बन जाएगी। तो ये बनती है आपकी वी एवरेज इज इक्वल टू 0.45 वी। The above calculation shows the sensitivity of the instrument through the AC is 0.45 times the current through the sensitivity of the DC। अच्छा जी, अब आते हैं हम इसके ऊपर नेक्स्ट पे आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा कि आपकी रेजिस्टेंस है और आपके 4 डायोड लगे हुए हैं और पीएमएमसी यूज़ हो रहा है। इसमें आपको पता है कि इसमें जो है फुल वेव रेक्टिफायर में एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है 2 वी ओवर पाई, तो इट बिकम्स 0.363 योर वी और वी और उसके बाद अगर इसको आप दूसरे में लेके जाएँ आरएमएस, तो दैट बिकम्स 0.9। So this calculation shows the AC is 0.9 times that of the DC for the same value of the voltage, or we can say that sensitivity of the instrument along the AC is 90% with that of the DC। अब इसमें ये उसकी वेव फॉर्म है, देखिए इसमें 2 Vp ओवर पाई हो जाती है ना। द सेंसिटिविटी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर इज डबल दैट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। ये तो मैं पता है कि एवरेज वैल्यू जो होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में Vp ओवर पाई होती है, तो फुल वेव में क्या होगा 2 Vp ओवर पाई। अच्छा, अब इसमें देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को। द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जिसमें वेव फॉर्म का इफेक्ट है कि आपकी वेव फॉर्म अगर साइनोसाइडल से चेंज हो जाए तो उस पर इफेक्ट आता है। कैलिब्रेशन ऑफ द रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट कैन बी डन रिगार्डिंग द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। द फॉर्म फैक्टर, ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्म फैक्टर क्या होता है। फॉर्म फैक्टर ऑफ द हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट फिक्सेस ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल एंड इफ द वेव फॉर्म ऑफ द अदर फॉर्म फैक्टर्स अप्लाइज टू द डिवाइस द वेव फॉर्म एरर अकर्स इन द रीडिंग। यानी ये आपने वेव फॉर्म सेंसिटिव है कि वेव फॉर्म को अगर आप चेंज करेंगे तो उस पर इफेक्ट आएगा। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर रेंज, ये भी बताया इंस्ट्रूमेंट का एक एम्बियंट टेम्परेचर होता है कि एक एम्बियंट मीन्स कि आपके एटमॉस्फेयर का क्या टेम्परेचर है जिसमें वो काम करे, क्योंकि उससे उसके कंपोनेंट्स की वैल्यूज चेंज होती हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द रेक्टिफाइंग एलिमेंट वेरीज विद द चेंज इन टेम्परेचर एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टिफाइंग कंपोनेंट कॉजेज द एरर इन द इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आता है इफेक्ट ऑफ रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट के, जो डायोड्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं उनका भी इफेक्ट होता है। द रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इम्परफेक्ट कैपेसिटेंस, इट अलाउज द हाई फ्रीक्वेंसी करंट टू पास। अच्छा जी, डिक्रीज इन द सेंसिटिविटी, उसकी सेंसिटिविटी में जो कमी होती है, द सेंसिटिविटी ऑफ द रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट फॉर एसी ऑपरेशन इज लोअर देन दैट ऑफ द डीसी ऑपरेशन। अब एडवांटेजेस इसके क्या हैं, रेक्टिफायर जो टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि जी द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू हाई फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ जाती है। द करंट ऑपरेटिंग रेंज फॉर सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज मच लोअर फॉर द वोल्टमीटर एज कम्पेयर टू द AC इंस्ट्रूमेंट। इसमें करंट रेंज तो कम हो जाएगी। द इंस्ट्रूमेंट हैज यूनिफॉर्म स्केल फॉर द लार्ज रेंज। द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ±5% व्हेन इट इज इन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। अच्छा, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, दी फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस। द इंस्ट्रूमेंट यूजेस फॉर मेजरिंग द वोल्टेज हुज रेंज लाइज बिटवीन 50 to 250 वोल्ट, यानी 50 to 250 वोल्ट की रेंज में तो आप उसको यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज्ड एज मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर। द रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट यूजेस इन कम्युनिकेशन सर्किट फॉर मेजरमेंट।
The sensitivity of the rectifying type voltmeter is less than that of the sensitivity of the DC voltmeter. Thus, the loading effect of the AC rectifier is high than the DC voltmeter. अच्छा, ये जो लोडिंग इफेक्ट क्या होता है ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लोडिंग इफेक्ट। ये हमने क्लास में भी इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। ये लोडिंग इफेक्ट ये होता है कि आपने एक सर्किट का वोल्टेज मेजर करना है, आप उस पर वोल्टमीटर लगाते हैं, लेकिन जैसे आप वोल्टमीटर लगाते हैं उस सर्किट के वोल्टेज डिस्टर्ब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो 6 वोल्ट थे, लेकिन जैसे मीटर लगाया आपने तो वो 5.5 रह गए। तो इसका मतलब है कि इसमें लोडिंग इफेक्ट है। जो आप मीटर मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जो आप मीटर मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं आइडियली उसकी रेजिस्टेंस अगर वो वोल्ट मीटर है तो इनफाइनाइट होनी चाहिए, और अगर वो एम मीटर है तो उसकी ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि उसको आपने सीरीज़ में लगाना है आइडियल केस के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लोडिंग इफेक्ट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने क्या चीज़ डिस्कस की, मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, मल्टी रेंज एम मीटर और मल्टी रेंज ओम मीटर्स, और उसके बाद हमने जो है रेक्टिफाइंग टाइप इंस्ट्रूमेंट को अभी डिस्कस किया, और अभी जो हम लोडिंग इफेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। लोडिंग इफेक्ट क्या होता है? द इनकैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू फेथफुली मेजर द इनकमिंग इनपुट सिग्नल मेजरमेंट means the input signal in undistorted form is called the loading effect. Loading effect क्या है? The incapability of the system to faithfully measure the input signal in undistorted form is called the loading effect. जिस चीज़ को आप मेजर करने लगे हो उसको उसमें छेड़खानी किए बगैर उसको सही सही मेजर करना, इसको हम बोलेंगे लोडिंग इफेक्ट। तो लोडिंग इफेक्ट्स ड्यू टू द शंट कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, अब ये देखें, अब जैसे ही आपका मीटर है उसकी एक थेवेनिन वोल्टेज हम बना लेते हैं और एक थेवेनिन रेजिस्टेंस बना। थेवेनिन आपको पता है ना, थेवेनिन नॉर्टन। थेवेनिन में क्या होता है कि आप एक थेवेनिन वोल्टेज निकालते होते हो, यानी सर्किट का वोल्टेज पॉइंट्स के क्रॉस के कितना बनता है थेवेनिन वोल्टेज, और एक थेवेनिन रेजिस्टेंस होती है जिसमें आप करंट सोर्सेज को ओपन कर देते हो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हो, और एक नेट रेजिस्टेंस आप निकालते हो सर्किट। तो एक पूरे सर्किट को अगर मैंने एक करना हो, जनरलाइज करना हो कि इसकी क्या सोर्स वोल्टेज और क्या रेजिस्टेंस, तो हम थेवेनिन निकालते हैं कि थेवेनिन और थेवेनिन वोल्टेज सोर्स फिर सीरीज थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो अच्छा, अब मीटर क्या है? आपका लोड। मीटर क्या है? आपका लोड। इसमें मीटर आपका अब एज अ लोड काम करेगा, क्योंकि आप इन दो पॉइंट्स को मेजर करने जा रहे हैं, आप इस वोल्टेज को मेजर करने जा रहे हैं। तो ज़रा इस पर गौर करेंगे क्या बन रहा है। ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन जाएगा, यानी लोड रेजिस्टेंस आपकी क्या आ जाएगी मीटर की, ये मीटर की रेजिस्टेंस है लोड, और ये आपकी सर्किट की रेजिस्टेंस होगी जी नॉट। तो वोल्टेज डिवाइडर लॉ इधर लगाएं तो क्या हो जाएगा कि ई नॉट विल बी इक्वल टू जेड एल ओवर जेड नॉट प्लस जेड एल मल्टीप्लाइड बाय सोर्स वोल्टेज। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडर बन गया। So E naught is the open circuit voltage that appears across the terminal A and B, and when the load or any other measuring device or voltmeter is not connected, यानी ये open circuit voltage है, थेवेनिन जिसको हम कहेंगे। Z naught is output impedance, ये आउटपुट इम्पीडेंस क्या है? सर्किट की इम्पीडेंस है। तो वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वोल्टमीटर्स, ऑसिलोस्कोप्स आर कनेक्टेड इन शंट पैरेलल विद द सर्किट। अच्छा जी, ये तो आपको पता है ना, मीटर वगैरह को हम सीरीज में करेंगे वोल्टमीटर पैरेलल। अच्छा, दी वोल्टेज ड्रॉप आप देखें ना, यहाँ पे अब इसकी कैलकुलेशन आ गई। दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जेड नॉट इज, जेड नॉट के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? ये वाला क्या होता है कि आई एल इंटू जेड नॉट। आई एल इज द करंट विच इज फ्लोइंग। ठीक है, ये देखें ये करंट, ये सर्किट है आपका ना, यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये करंट आपका आई एल अब इसमें फ्लो कर रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जी नॉट इज आई एल इंटू जी नॉट। तो आउटपुट वोल्टेज अंडर लोडेड कंडीशन, तो उसमें ई एल क्या होगा? ई एल विल बी इक्वल टू आई एल जेड एल। तो ई एल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आई एल जेड एल। ई नॉट इज इक्वल टू आई एल जेड नॉट प्लस आई एल जेड एल। आई एल कॉमन निकाल लें। बेसिकली यही है कि ई नॉट ओवर आई एल इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस जेड एल, सिंपल, इज इक्वल टू आई आर। अब इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? जेड नॉट प्लस जेड एल। अच्छा, ये देखें ई एल ओवर ई नॉट इज इक्वल टू आई एल जेड एल। ठीक है, ई एल ओवर ई नॉट इज इक्वल टू आई एल जेड एल ओवर आई एल जेड नॉट प्लस जेड एल। आई एल से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा जेड एल ओवर जेड नॉट प्लस जेड एल। देखिए वोल्टेज डिवाइडर रूल है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जेड एल ओवर जेड नॉट प्लस जेड एल इंटू टोटल वोल्टेज। तो ये आपकी जो है ये टोटल वोल्टेज आपकी फिर यहाँ पे नीचे बटन में आ जाएगा ना, ई एल ओवर ई नॉट इज इक्वल टू ये आपका जेड एल ओवर जेड। अच्छा, अब ये तो वोल्टेज डिवाइडर है। अब इसको एक और फॉर्म है, किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें हम क्या करेंगे? इस जेड एल को नीचे फर्दर डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 1 ओवर जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस 1, यानी ये जेड एल से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1 ओवर जेड नॉट प्लस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस। अच्छा, अब इसमें जेड नॉट क्या है? जेड नॉट आपके सर्किट की
इम्पिडेंस है, जिसको आउटपुट इम्पिडेंस कह रहे हैं, ये है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पे आप इसको लोड की इम्पिडेंस समझना शुरू हो जाए। ये भाई सर्किट की है Z0, और ZL क्या है, ZL आपकी जो मीटर की रेजिस्टेंस है, मीटर लोड है, इसमें जो लोड है वो मीटर है, ठीक है। तो मेजर्ड वोल्टेज क्या होगा, EL इज इक्वल टू ई नॉट ओवर Z0 ओवर ZL प्लस 1। अच्छा ये देखेंगे आपको फार्मूला आ गया, तो मेजर वोल्टेज फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। अच्छा फॉर EL इज इक्वल टू ई नॉट, अगर आप चाहते हैं कि जो EL हो वो ई नॉट के बराबर हो, तो क्या होना चाहिए, ZL शुड बी इनफाइनाइट। यही वाली बात हम करते हैं ना कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि Z0 आपकी ज़ीरो हो जाए, तो उन दोनों केसेस के अंदर आपका क्या होगा, ई नॉट विल बी। तो in order to obtain as less distortion as possible, ZL should be very greater than Z0। ZL यानी जो मीटर की रेजिस्टेंस है, आपके सर्किट की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और ZL जो होगी, इट इज़ द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और Z0 इज़ द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द सोर्स। अच्छा जी, अब इसमें 99% अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 99% एक्यूरेसी मीन इसमें 1% एरर हो, तो ZL should be greater than 100 zero, and to achieve 95% accuracy ZL should be greater than 20 zero। ये बड़ा एक डिज़ाइन का एक कॉन्सेप्ट है, इस तरह का एक न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। अच्छा जी, अब इसको एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि multimeter having having a sensitivity of 20 kilo ohm per volt is used, ये थोड़ी सी टाइप ऑफ मिस्टेक्स हैं इसमें, इज यूज टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस अ सर्किट हैविंग एन आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो। अब ये देखें ना, ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, लेकिन ये सर्किट की है, तो ये Z0 आपकी 1 की है। और ZL आपकी कैसे निकालोगे, ये देखें 20 किलो ओम पर वोल्ट। अब वोल्टेज कितनी है ये अब देखते हैं, द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज 6 वोल्ट, ये सर्किट की वोल्टेज है। फाइंड द रीडिंग ऑफ द मल्टीमीटर व्हेन इट इज सेट टू 10 वोल्ट, ये है, ये मीटर की रीडिंग है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट पे इसको आपने सेट किया, इसको मल्टीप्लाई करें 20 के साथ, 20 इंटू 10 दैट विल बी 200 किलो ओम। तो आपकी जो मीटर की रेजिस्टेंस है वो 200 किलो ओम है, 200 किलो। फाइंड द परसेंटेज एरर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज एरर कैसे निकालना वो भी हम देखते हैं। तो ये फार्मूला है इसका जनाब, मेजर्ड वोल्टेज क्या होता है, EL इज इक्वल टू ई नॉट ओवर Z0 ओवर ZL प्लस 1। तो आउटपुट इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट इज Z0 दैट इज 1 किलो। आउटपुट सर्किट वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज 6 वोल्ट। इनपुट इम्पेडेंस ऑफ द वोल्ट मीटर की इम्पेडेंस कितनी होगी, सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज रेंज दैट इज इक्वल टू, सेंसिटिविटी कितनी है आपकी सेंसिटिविटी है जो है इसमें 20 किलो ओम पर वोल्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक है, यहाँ 20 किलो ओम पर वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट विल बी 200 किलो ओम। यहाँ ठीक है, यहाँ थोड़ी सी टाइपो मिस्टेक है, यहाँ 20 होना चाहिए। तो 200 किलो ओम, ZL विल बी 200 किलो ओम। तो ये देखें 200 किलो ओम है और ये 1 किलो, तो इट इज़ 200 टाइम्स ग्रेटर दैन दिस। तो ये तो काफ़ी अच्छा मीटर होगा, यानी इसमें एरर काफ़ी कम होगा। तो इसमें हम निकालते हैं कि EL कितना आता है, EL इज इक्वल टू ई नॉट ओवर Z प्लस 1। तो ये निकालें तो ये 5.97 वोल्ट आता है, यानी 6 वोल्ट को जब मीटर पढ़ता है तो वो 5.97 पड़ता है उसको। तो एरर कितने हैं आप इसके अंदर के, एरर हम निकालेंगे ई नॉट माइनस EL ओवर ई नॉट। ई नॉट कितना है 6 माइनस 5.97 जो मेजर्ड है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100 दैट इज 0.5%। यानी इसमें जो एरर है इस वोल्ट मीटर के अंदर 0.5% का एरर है। और ये जो है 0.5%, वैसे ये भी ज़्यादा 0.1% तक होना चाहिए, जो अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, मतलब 0.1% तकरीबन हम इतना रखते हैं, 0.1% जो है वो होना चाहिए, 0.5 भी ज़्यादा है। जितना कम हो उतना ही वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा और उतना ही एक्सपेंसिव होगा। अच्छा चलिए ये एक एग्जांपल होगी, ये फिर भी बेहतर मीटर है। अब एक और मीटर देखते हैं हम कि अ मल्टीमीटर हैविंग अ सेंसिटिविटी ऑफ 2 किलो ओम पर वोल्ट is used, again थोड़ी सी टाइप है इसके अंदर, used to measure the voltage across a circuit having an output resistance of 10 kilo ohm, ठीक है। the open circuit voltage for the circuit is 6 volt, find the reading of the multimeter when it is set to 10 volt scale। अब देखिए इसमें सेंसिटिविटी इसकी कम है, तो 2 किलो ओम मल्टीप्लाइड बाई 10 इट विल बी 20 किलो ओम। तो मीटर के रेजिस्टेंस है 20 के और आपके सर्किट के रेजिस्टेंस है 10 के, यानी डबल है जस्ट, इसका एरर ज़्यादा होगा। चलिए कैसे हम निकालते हैं, आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कितनी है 10 किलो ओम, ओपन सर्किट वोल्टेज है 6 वोल्ट। तो इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द वोल्टमीटर कितनी होगी, सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज स्केल जिस पे आप उसको मेजर कर रहे हैं, दैट विल बी 2 किलो ओम पर वोल्ट इंटू 10 इज इक्वल टू 20 के, 20 के आ गई आपके पास। अच्छा अब क्या करें, आप इसको फार्मूले में पुट करें, फार्मूला से आप निकालें EL कितना निकल रहा है 4 वोल्ट, ये देखें 4 वोल्ट।
एक्चुअल कितने थे 6 वोल्ट, लेकिन जब इस मीटर ने इसको मेजर किया तो कितने रह गए 4 वोल्ट रह गए। इसका मतलब इसमें एरर बहुत ज़्यादा है। तो वो एरर निकालें 6 माइनस 4/6 × 100, दैट विल बी 33%। 33% इज़ अ ह्यूज एरर। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ये वाला जो वोल्ट मीटर है ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो 33% एरर देगा, 6 वोल्ट को वो 4 वोल्ट पड़ रहा है। तो ये देखें, इसको बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट, ये लोडिंग इफेक्ट क्या हुआ कि आपने मीटर लगाया सर्किट में, उससे आपकी जो मेजरमेंट है वो डिस्टर्ब हो गई है, आपकी जो जेन्युइन मेजरमेंट है वो नहीं आ रही, एक मेजरमेंट में एरर आ गया आपके। तो दैट इज़ दी नोन एज लोडिंग इफेक्ट। तो ये आज हमने लोडिंग इफेक्ट इसको किया। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में जो है वो क्विकली हमने अपने एमीटर को, मल्टी रेंज एमीटर डिस्कस किया, मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, मल्टी रेंज ओम मीटर, फिर हमने रेक्टिफाइंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स देखे, और फाइनली हमने जो है लोडिंग इफेक्ट को इसमें डिस्कस किया है कि लोडिंग इफेक्ट क्या होता है इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।